कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े जहाज से होती है। इस जहाज पर हजारों यात्री सवार थे। नए साल की पूर्व संध्या का मौका था। हर कोई इस रात का पूरा आनंद ले रहा था। जहाज पर हर जगह पार्टियां चल रही थीं। कुछ लोग नाच गा रहे थे, तो कुछ लोग खेल खेल कर जश्न मना रहे थे। लेकिन जहाज पर कोई नहीं जानता था कि यह खुशी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी मुसीबत आ रही थी जो उनकी सारी खुशियां तबाह कर देती। कुछ देर बाद जहाज के कप्तान ने देखा कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। जब उन्होंने दूरबीन से देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी लहर उनके जहाज की तरफ बढ़ रही है। कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स बुरी तरह डर गया। उन्होंने जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जहाज को समय रहते मोड़ना नामुमकिन था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी बीच वह लहर बहुत तेजी से करीब आ रही थी। यह सब देखकर कप्तान एक बात अच्छी तरह समझ गए। वह लहर जहाज से टकराकर उसे टुकड़ों में तोड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, ताकि सबको सावधान किया जा सके। जैसे ही लोगों को पता चला कि मौत उनके सामने है, वे हर तरफ भागने लगे। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहां से भागर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब वह विशाल लहर जहाज से टकराई तो कई लोग तुरंत मारे गए। पूरा जहाज पूरी तरह से पलट गया। जहाज का ऊपरी हिस्सा नीचे चला गया और नीचे का हिस्सा, जहां लोग पार्टी कर रहे थे, ऊपर आ गया। जहाज के पलटने से सब कुछ आपस में टकराने लगा। कुछ लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए, कुछ लोग समुद्र में गिरकर डूब गए और कुछ लोग जहाज के अंदर हुए बड़े धमाके की वजह से मारे गए। कंट्रोल रूम में पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद सभी अधिकारी मारे गए। इसके बाद का सीन बॉलरूम का है। वहां हर कोई सदमे में था। कई लोग अपने करीबियों को खो चुके थे। तभी जहाज का एक अधिकारी आगे आया और उसने भीड़ को शांत कराया। उसने कहा कि उसके पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सुनामी की लहर ने जहाज को पूरी तरह पलट दिया है। बाहर निकलने का रास्ता अब पानी के नीचे जा चुका है। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छी खबर यह थी कि लहर के टकराने से पहले क्रू मेंबर्स ने रेस्क्यू टीम को संकट का संदेश भेज दिया था। इसलिए बहुत जल्द एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ सकता है। तभी हमारी मुलाकात डायलन से होती है। डायलन पहले अमेरिकी नौसेना में काम करता था। जब उसने यह सब सुना तो वह तुरंत स्थिति समझ गया। वे समुद्र के बीच फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तब तक वे सब मर सकते थे। इसलिए उसने खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने जहाज के नक्शे को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन पूरा नक्शा देखने के बाद भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। मुख्य रास्ता पानी में डूबा हुआ था। फिर भी डायलन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बचने के लिए एक योजना बनाई। सबसे पहले वह पास पड़ी एक लाश के पास गया। उसने उसकी जेबों से जरूरी चीजें निकाल लीं। वह बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वहां एक छोटा लड़का आया। लड़के ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। डायलन ने कहा कि वह यहां से भागने की योजना बना रहा है। लड़के ने कहा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कप्तान ने अभी सबको बताया है कि तूफान में जहाज पलट गया है, सारे रास्ते बंद हैं। तो फिर डायलन बाहर कैसे जाएगा? डायलन ने उसे बताया कि उसे एक रास्ता मिला है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें ऊपर चढ़ना होगा। तभी लड़के की मां मैगी वहां आई। लड़के ने तुरंत अपनी मां को बताया कि डायलन के पास बाहर निकलने का रास्ता है। मैगी ने डायलन से सीधा सवाल किया, क्या सच में उसके पास बचने का कोई रास्ता है? डायलन ने हाँ में जवाब दिया। तभी वहां बिजनेसमैन रॉबर्ट और बुजुर्ग आर्किटेक्ट नेल्सन आए। उन दोनों को पता चला कि डायलन के पास एक प्लान है। नेल्सन ने डायलन को बताया कि एक आर्किटेक्ट होने के नाते वह जहाज की बनावट को अच्छे से जानता है। उसकी नज़र में यह जहाज पलटने के बाद तैरने के लिए नहीं बना था। उसकी मानना था कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। फिर रॉबर्ट ने डायलन से कहा कि वह भी उनके साथ आना चाहता है। डायलन ने साफ मना कर दिया। वह अकेले जाना चाहता था। लेकिन रॉबर्ट ने साफ कहा कि वे सब एक साथ फंसे हैं। अगर सब बाहर नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। डायलन भी यह काम अकेले नहीं कर सकता था। उसे किसी न किसी की मदद चाहिए ही होगी। बाकी लोग भी रॉबर्ट की बात से सहमत हुए। इसलिए डायलन के पास सबको साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रॉबर्ट ने जहाज के वेटर मार्को को बुलाया। उसने मार्को से पूछा कि ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है। मार्को ने साफ बताया कि कप्तान ने सख्त आदेश दिया है कि किसी को ऊपर का रास्ता न दिखाया जाए। वह रास्ता बेहद खतरनाक है। वहां जाने वाले की जान जा सकती है।
लेकिन रॉबर्ट ने मार्को से कहा कि वह उसे साल भर की कमाई से 3 गुना ज्यादा पैसे देगा। यह सुनकर मार्को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। अब वे सब मिलकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। वे सब जहाज के प्रोपेलर वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, जहां जहाज को चलाने वाले बड़े पंखे होते हैं। बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। जब जहाज के अधिकारियों ने उन्हें ऊपर चढ़ते देखा तो उन्होंने उन्हें मूर्ख समझा। अधिकारियों को लगा कि वे सब अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। अधिकारियों को यह नहीं पता था कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। बहुत जल्द बॉलरूम में भी पानी भरने वाला था, जिससे सबका मरना तय था। अधिकारियों ने गार्ड्स को सारे दरवाजे सील करने का आदेश दिया ताकि पानी अंदर न आ सके और ऊपर गए लोग वापस नीचे न आ सकें। दूसरी तरफ जैसे जैसे यह ग्रुप आगे बढ़ा, उन्हें कई लाशें मिली। यह नज़ारा देखकर वे सब अंदर से हिल गए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद है। वे अब आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती लिफ्ट का एक दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि लिफ्ट पूरी तरह टूट चुकी है और ऊपर फंसी हुई है। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वे दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने लिफ्ट के शाफ्ट के बीच एक लोहे का बड़ा बेंच फंसा दिया ताकि वे पार जा सकें। डायलन सबसे पहले आगे गया और उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसने ऊपर देखा। ऊपर की मंजिल का लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहां पहुंचने के लिए उसने सबसे पहले नेल्सन को बुलाया। वह नेल्सन के कंधों पर पैर रखकर दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। इसके बाद उसने एक एक करके सबको ऊपर खींच लिया। अब नीचे सिर्फ नेल्सन और मार्को बचे थे। मार्को ने नेल्सन से कहा कि वह पहले ऊपर चला जाए, वह उसके बाद अपने लिए रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन मार्को को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब मार्को नेल्सन को अपने कंधों पर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी ऊपर फंसी लिफ्ट धीरे धीरे हिलने लगी। वह ढीली हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। यह देखकर सब डर गए। वे जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी मार्को के पैरों के नीचे से लोहे का बेंच फिसलकर नीचे गिर गया। अब वे दोनों हवा में लटके हुए थे। मार्को ने नेल्सन को कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन ऊपर की लिफ्ट गिरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। डायलन और बाकी लोग उन्हें ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों का वजन बहुत ज्यादा था। उन दोनों को एक साथ ऊपर खींचना नामुमकिन था। डायलन ने उनसे साफ कह दिया कि वह दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता। इसलिए उसने नेल्सन को सलाह दी कि अगर उसने खुद को मार्को से अलग नहीं किया तो उन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनकर मार्को चिल्लाया और भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन नेल्सन के पास कोई चारा नहीं था। उसने लात मारकर मार्को को खुद से दूर कर दिया। मार्को नीचे गिर गया। जैसे ही मार्को नीचे गिरा, डायलन ने तुरंत नेल्सन को ऊपर खींच लिया और ठीक उसी पल ऊपर से लिफ्ट पूरी रफ्तार से नीचे आ गिरी। वह इतनी जोर से टकराई जैसे जहाज के अंदर कोई बड़ा धमाका हुआ हो। आग से बचने के लिए उन्होंने तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया और मुश्किल से अपनी जान बचाई। दूसरी तरफ जब कप्तान ब्रैडफोर्ड ने लिफ्ट शाफ्ट से उस धमाके की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि ऊपर गए सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत अब उनकी तरफ भी बढ़ रही थी। इसी बीच डायलन और उसका ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ा। वे खुद को एक डांस क्लब के अंदर पाते हैं। वहीं रॉबर्ट को उसकी बेटी जेनिफर मिली, जो अंदर फंसी हुई थी। वहां उन्हें 3 और जीवित लोग मिले। अब उनका ग्रुप कुल 9 लोगों का हो चुका था। सबने मिलकर तय किया कि उन्हें जल्द से जल्द प्रोपेलर वाले हिस्से तक पहुंचना होगा, क्योंकि वही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन जब वे आगे बढ़े और उन्होंने अगला दरवाजा खोला तो वे सब दंग रह गए। आगे का हर रास्ता बंद था। नीचे की मंजिल पर पानी भरा हुआ था। कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ जाने का सिर्फ एक ही जरिया बचा था, और वो था लिफ्ट शाफ्ट की एक टूटी हुई रेलिंग। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ा और एक एक करके आगे बढ़ने लगे। उनमें से 5 लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। जब छोटे लड़के की बारी आई तो रॉबर्ट ने उसे आगे आने को कहा, लेकिन तभी एक शराबी आदमी आगे आया। उसने कहा कि नहीं, पहले वह जाएगा। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसे डर था कि वे लोग उसे पीछे छोड़ देंगे। उसने रेलिंग पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। आधे रास्ते में उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ से शराब की बोतल गिर गई। वह बीच में ही फंस गया और चिल्लाने लगा, और ठीक उसी पल ऊपर से एक इंजन टूटकर सीधा उसके ऊपर आ गिरा। रेलिंग के 2 टुकड़े हो गए।
वह शराबी आदमी मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह पर इंजन गिरा था वहां से बहुत तेजी से तेल बहने लगा। इंजन के गिरने से पहले ही आग लग चुकी थी, इसलिए वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वे सब किसी तरह भागकर आग की लपटों से बच पाए। अब हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। रेलिंग टूट चुकी थी, नीचे आग जल रही थी, दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वे समय रहते दूसरी तरफ नहीं पहुंचे तो वे वहीं मारे जाएंगे। तभी डायलन को एक उपाय सूझा। उसने अपनी तरफ की रेलिंग से एक पाइप बांधा और सीधे नीचे पानी में कूद गया। वह पानी के अंदर तैरते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। डायलन जानता था कि वह क्या कर रहा है। आग पानी की ऊपरी सतह पर जल रही थी। जब तक वह पानी के अंदर रहेगा आग की लपटें उसे छू भी नहीं पाएंगी। वह दूसरी तरफ पहुंच गया और उसने पाइप को वहां की रेलिंग से बांध दिया। उसने दूसरों के पार आने के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद रॉबर्ट ने छोटे लड़के कॉनर को अपनी पीठ पर उठाया और उसी पाइप के सहारे वे दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। इसी बीच नीचे की मंजिलों पर जो लोग रुक गए थे उन्हें अपने चारों तरफ पानी की आवाज तेज होती सुनाई दे रही थी। कांच की दीवारों पर पानी का दबाव इतनी देर से बन रहा था कि उनमें दरारें पड़ने लगी थीं। जब यात्रियों ने उन दरारों को देखा तो वे पूरी तरह डर गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। तभी कप्तान ब्रैडफोर्ड को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि नीचे रुकने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कांच टूट गया। पानी नीचे मौजूद हर किसी पर काल बनकर टूटा। उस निचली मंजिल पर मौजूद हर एक इंसान मारा गया। ऊपर खड़े डायलन और बाकी 7 लोग हर चीख को सुन सकते थे। वहां खड़े होकर वे सब समझ गए कि ऊपर चढ़ने का फैसला बिल्कुल सही था। अगर वे कप्तान की बात मानकर नीचे रुक जाते तो अब तक मर चुके होते। लेकिन इस बारे में सोचने का समय नहीं था। पानी जहाज के अंदर आ चुका था और बहुत जल्द उन तक भी पहुंचने वाला था। वे पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। जब उन्होंने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बस थोड़ा सा खुला और तुरंत पानी अंदर आने लगा। बाहर पानी का दबाव बहुत ज्यादा था। वह रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने हर तरफ रास्ता ढूंढा। तभी रॉबर्ट की नज़र एक वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी। कोई और रास्ता न होने पर वे उसके अंदर रेंगकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद रॉबर्ट को ऊपर से रोशनी आती दिखी। सबको बहुत राहत मिली क्योंकि वह रास्ता बाहर जाने का हो सकता था। लेकिन एक बुरी खबर थी। वेंटिलेशन पाइप के नीचे से पानी का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह किसी भी पल फट सकता था। डायलन लाइन में सबसे पीछे था। उसने रॉबर्ट से कहा कि जितनी जल्दी हो सके उस रोशनी तक पहुंचो, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना था और पानी से भर रहे इस शाफ्ट में रुकना सुरक्षित नहीं था। जब रॉबर्ट आखिरकार उस रास्ते तक पहुंचा तो उसने देखा कि लोहे की एक जाली बोल्ट से कसी हुई थी। उसने उसे खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उस बोल्ट को घुमाने के लिए किसी औजार की जरूरत थी। इसलिए उसने ऊपर मौजूद बाकी लोगों से पूछा कि क्या किसी के पास लोहे की कोई ऐसी चीज है जो रिंच का काम कर सके। एक महिला ने अपने गले से क्रॉस का पेंडेंट निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। उसने कहा कि इसे आजमा कर देखना चाहिए। जब कॉनर ने उससे बोल्ट को घुमाया तो वह धीरे धीरे घूमने लगा। लेकिन अब पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। नीचे का पाइप फट चुका था और पानी ऊपर चढ़ रहा था। डायलन सबसे नीचे था। पानी इतना ऊपर आ गया कि डायलन का पूरा शरीर पानी में डूब गया, बस उसका सिर बाहर था। सब कॉनर से जल्दी करने के लिए कह रहे थे। पानी लगातार बढ़ रहा था। जब डायलन का सिर पानी में डूबने ही वाला था, कॉनर ने आखिरी बोल्ट भी ढीला कर दिया। वे एक एक करके बाहर आ गए। डायलन बिल्कुल आखिरी सेकंड में बाहर निकल पाया। अब वे प्रोपेलर वाले हिस्से के बहुत करीब थे। बस 2 मंजिल और ऊपर उन्होंने अपने आसपास के हर रास्ते को चेक किया। उन्हें एक दरवाजा मिला लेकिन वह दूसरी तरफ से बंद था। कोई रास्ता न मिलने पर उन्होंने एक टैंक का ढक्कन खोला और उसके अंदर चले गए। अंदर जाते ही डायलन उसे तुरंत पहचान गया। यह जहाज का स्टेबलाइजर टैंक था जो चारों तरफ से पूरी तरह बंद था। वहां एक ढक्कन था लेकिन वह कसकर बंद था। वे फंस चुके थे। वे वापस नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि नीचे का पानी पहले ही ऊपर आ चुका था। डायलन ने सबको साफ साफ समझाया, यह टैंक जहाज को संभालने के लिए बनाया गया है। जब यह पूरी तरह पानी से भर जाता है तो इसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है और एक्स्ट्रा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। यह सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें पाइप के जरिए इस टैंक को पानी से भरना होगा। जब यह भर जाएगा तो ढक्कन खुल जाएगा
और वे अगले हिस्से में पहुंच जाएंगे। जेनिफर ने यह सुना तो वह बुरी तरह डर गई। उसने कहा कि क्या होगा अगर टैंक भरने के बाद भी ढक्कन न खुला और हमारी सांसें खत्म हो गईं? हम सब डूब जाएंगे। डायलन ने उससे साफ कहा कि वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन इस समय उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है, इसे पानी से भरो और ढक्कन खुलने का इंतजार करो। सब अभी बहस कर ही रहे थे कि रॉबर्ट ने नीचे देखा। नीचे से पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। इससे फैसला हो गया, अगर वे वहां खड़े होकर सोचते रहे तो भी डूबकर मर जाएंगे। उन्हें अभी फैसला करना था। उन्होंने इसे करने का फैसला किया। डायलन और रॉबर्ट ने मिलकर पाइप से टैंक में पानी भरना शुरू किया। टैंक पूरी तरह भर गया, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। सबका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी वक्त है। तभी ढक्कन झटके से खुल गया। एक ही पल में वे सब बहकर अगले टैंक में पहुंच गए। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उस टैंक में पहले से पानी था और नया पानी आने से वे धीरे धीरे डूब रहे थे। अगली मंजिल पर जाने का एकमात्र रास्ता तैरकर ऊपर जाना था। जब वे पानी से भरे उस हिस्से में तैर रहे थे तो पीछे चल रही महिला के कपड़े एक नुकीले तार में फंस गए। वह वहीं अटक गई। जब उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया तो उसका सिर किसी नुकीली चीज से टकरा गया। घाव से खून बहने लगा। खुशकिस्मती से नेल्सन ने उसे देख लिया और ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह नहीं बच सकी। हर कोई सदमे में था। उसकी मौत के बाद अब उनमें से 7 लोग जिंदा बचे थे। वे आगे बढ़कर एक और कमरे में पहुंचे जहां मलबा बिखरा हुआ था। वे उसे हटाने लगे। तभी उन्हें मलबे के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। सबके अंदर उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि मदद आ गई है। वे चिल्लाने लगे और जितनी जल्दी हो सके मलबे को साफ करने लगे। जब उन्होंने मलबा हटाया तो देखा कि वह आवाज एक टेलीफोन से आ रही थी। इस निराशा से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। तभी डायलन ने फिर से जहाज का नक्शा देखा। उसे समझ आया कि वे प्रोपेलर वाले हिस्से के बहुत करीब हैं। वे उसकी तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही वे सब सुन्न रह गए। पूरा प्रोपेलर रूम पानी से भरा हुआ था। इस इकलौते रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतनी मुसीबतें झेली थीं और वह पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। डायलन उसे देखता रह गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। वह इन लोगों को इतनी दूर लेकर आया था और फिर भी उन्हें बचा नहीं पा रहा था। तभी रॉबर्ट ने डायलन के कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि वे सब डायलन के एहसानमंद हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया था। उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही पानी यहाँ पहुंच चुका था। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जहाज के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा जहाज बुरी तरह हिल गया। उस धमाके से जहाज इतना झुक गया कि प्रोपेलर वाला हिस्सा पानी से ऊपर आ गया। जो पानी वहां भरा था वह दूसरी तरफ बह गया। वे सब सीधे प्रोपेलर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही नेल्सन ने आगे बढ़कर ढक्कन को जबरदस्ती खोला, बाहर की हवा का दबाव उस पर दीवार की तरह लगा। ढक्कन सीधे उसके चेहरे पर लगा और वह नीचे गिर गया। उसकी वहीं मौत हो गई। तभी रॉबर्ट ने उस रास्ते से टॉर्च की रोशनी डाली और प्रोपेलर को ध्यान से देखा। वे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। बाहर की हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि वह अंदर की तरफ आ रही थी और पंखों को उल्टा घुमा रही थी। इस हालत में अगर कोई भी उन पंखों के करीब जाता तो वह ताकत उन्हें सीधे नीचे फेंक देती और वे मारे जाते। वे वापस लौटने के लिए बहुत आगे आ चुके थे, इसलिए उन्होंने बोर्ड पर लिखे निर्देशों को देखा। उन्हें पता चला कि प्रोपेलर को कंट्रोल रूम से रोका जा सकता है। समस्या यह थी कि कंट्रोल रूम उनसे 150 फीट नीचे था, जो पानी में डूबा हुआ था। कोई भी वहां तैरकर नीचे नहीं जा सकता था और जिंदा वापस नहीं आ सकता था। वहां जाने का मतलब था मौत को चुनना। लेकिन रॉबर्ट ने सबसे साफ साफ कह दिया, उसे जाना ही होगा। अगर कोई नहीं गया तो वे सब मारे जाएंगे। वह तैयार होने लगा। तभी क्रिश्चियन यानी जेनिफर का मंगेतर आगे आया। उसने रॉबर्ट से कहा कि वह ना जाए। उसने कहा कि मुझे जाने दो, मैं तुमसे छोटा हूं। मैं अपनी सांस रोककर वहां जा सकता हूं और वापस आ सकता है। जेनिफर तुरंत रोने लगी। वह दिल से जानती थी कि पानी के अंदर इतनी दूर तैरकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। वह क्रिश्चियन को खोना नहीं चाहती थी। वह अपने पिता को भी खोना नहीं चाहती थी। वह बुरी तरह सिसक रही थी। क्रिश्चियन ने पास आकर उसे संभाला। उसने कहा कि वह कर लेगा और वापस आ जाएगा। उसे कुछ नहीं होगा। जब उसने बाकी लोगों की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि रॉबर्ट किसी से कुछ कहे बिना ही पानी में कूद चुका था। वह जा चुका था। जब जेनिफर को समझ आया कि उसके पिता ने क्या किया है तो वह और भी फूट फूट कर रोने लगी। पानी के अंदर रॉबर्ट पूरी ताकत से
कंट्रोल रूम की तरफ तैर रहा था। ऊपर मैगी को अचानक एहसास हुआ कि कॉनर गायब है। वह उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद गई। उसने उसे ढूंढ लिया। वह एक जाली के दूसरी तरफ फंसा हुआ था। वह जाली उनके बीच में थी और वह उसे बचाने के लिए पार नहीं जा पा रही थी। वह रोते हुए वापस ऊपर आई। तभी डायलन वहां आया। उसने उस जाली को तोड़ दिया और कॉनर को बाहर निकाल लाया। वह उसे मैगी के पास ले गया। मैगी ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे का सुकून सब कुछ बयां कर रहा था। वे तीनों वापस ऊपर आए और आगे चढ़ने लगे। इसी बीच रॉबर्ट पानी के अंदर कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि प्रोपेलर को कंट्रोल करने वाला स्विच टूटा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए सब कुछ करने के बाद भी वह उन्हें बंद नहीं कर पा रहा था। वह पागलों की तरह कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन वह इतनी देर से पानी के अंदर था कि उसकी सांस खत्म हो रही थी। वह तड़प रहा था, हाथ पैर मार रहा था। तभी मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसकी नज़र एक बटन पर पड़ी। वह बटन प्रोपेलर को वापस उनकी सामान्य सीधी दिशा में घुमा सकता था। मरने से ठीक पहले उस आखिरी पल में उसने वह बटन दबा दिया। पंखे उल्टी दिशा से सीधी दिशा में घूमने लगे और फिर रॉबर्ट वहीं पानी के अंदर अकेले ही मर गया। दूसरों की जान बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। ऊपर ऊपर मौजूद हर किसी को हवा के रुख में बदलाव महसूस हुआ। जब उन्होंने प्रोपेलर को देखा तो पाया कि पंखों ने अपनी दिशा बदल ली थी। वे अब हवा को अंदर खींचने के बजाय बाहर फेंक रहे थे। लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि रॉबर्ट ने प्रोपेलर को रोका नहीं था, बस उनकी दिशा बदली थी। पंखे अब भी घूम रहे थे। जो भी करीब जाता उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने उन्हें पूरी तरह बंद करने के बजाय ऐसा क्यों किया। तभी डायलन को सब समझ आ गया। उसे बिल्कुल सही समझ आया कि रॉबर्ट ने अपने आखिरी पलों में क्या सोचा था। डायलन क्रिश्चियन के पास गया और उससे कहा कि अगर वे घूमते हुए पंखों में कोई बड़ी और भारी चीज फेंकें तो शायद वे रुक जाएं। क्रिश्चियन ने उसे एक बड़ा गैस सिलेंडर थमा दिया। डायलन ने उसे सीधे प्रोपेलर की तरफ फेंक दिया। कमरे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जहाज के दोनों तरफ से आग की लपटें निकलने लगीं। जब आग शांत हुई तो प्रोपेलर पूरी तरह रुक चुके थे। अब वे एक एक करके उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जेनिफर अभी भी वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता वापस आ सकते हैं। वह अभी तक नहीं जानती थी कि वे जा चुके हैं। क्रिश्चियन उसके पास आया और उसने प्यार से बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे। यहाँ इंतजार करने से वे वापस नहीं आएंगे। यहाँ खड़े रहने से उसकी भी जान चली जाएगी। उसने उसकी बात सुनी और आखिरकार उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे सब प्रोपेलर के रास्ते तक पहुंच गए। एक एक करके सबने नीचे समुद्र में छलांग लगा दी। वे एक छोटी हवा वाली नाव पर चढ़ गए। तभी वह विशाल जहाज उनकी तरफ झुकने लगा। हर कोई बुरी तरह डर गया। उन्होंने चप्पू संभाले और दूर जाने के लिए पूरी ताकत से चलाने लगे। उन्होंने खुद को जहाज से काफी दूर कर लिया। फिर ठीक उनकी आंखों के सामने वह बड़ा जहाज पानी के नीचे समा गया और समुद्र में गायब हो गया। तभी उन्हें हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। वे चिल्लाने लगे और अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगे। लेकिन रात बहुत घनी और काली थी, इसलिए हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तभी डायलन ने आसमान में एक फ्लेयर गन से शॉट फायर किया। रोशनी की उस लहर ने अंधेरे को चीर दिया। हेलीकॉप्टरों ने तुरंत उसे देख लिया और सीधे उनकी तरफ आने लगे। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।